न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? एसिड प्लस बेस इनटू सॉल्ट प्लस वाटर। और न्यूट्रलाइजेशन में एनर्जी रिलीज ही होती है, बेस इसका जो डेल्टा एच है वो निगेटिव होगा। ठीक है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट वाटर, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या मतलब है इसका? कि वाटर में हम लोग सॉल्ट को डाल रहे हैं और वो हाइड्रोलाइज हो रहा है। अब हाइड्रोलिसिस क्या है, अभी समझते हैं इस बात को। तो अभी तो आप इतना समझ सकते हो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है वो रिवर्स प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट वाटर बनता है ना एसिड बेस में डालने पर। अब हम क्या करने वाले हैं, वाटर में क्या डाल रहे हैं? सॉल्ट, और उसकी पीएच निकालने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, देखो अभी तक आपको आपकी प्रायर नॉलेज क्या है कि कोई सॉल्ट ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, उसकी पीएच क्या होती है? 7। तो वो हमको पता है, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं करना है। और स्ट्रॉन्ग ऐसे सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होती भी नहीं है। किस तरीके की सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होती है वो भी हम सीखेंगे। अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लो ऐसा सॉल्ट कौन सा हो सकता है? CH3CONA, जो कि CH3COS से बना है और CH3COS से बना है और Na है तो Na से मिलकर बना है। तो ऐसे सॉल्ट को जब वाटर में डालते हो तो आपके पास अभी नॉलेज क्या है कि ऐसे सॉल्ट की पीएच 7 से ज़्यादा होगी। क्यों? स्ट्रॉन्ग पार्ट डोमिनेट करता है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर एक साथ है तो पीएच 7 से ज़्यादा आती है। लेकिन कैसे 7 ज़्यादा आएगी वो आज हमें सीखना है। वो आता है बाई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज ए reverse process of neutralization reaction. It is a reverse process of neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन तो एक्सोथर्मिक होता है, बट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो। ऐसा लगता है ना कि अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स क्या होना चाहिए? एंडोथर्मिक। बट किसी सॉल्ट को पानी में जब डिजॉल्व करते हो तो वो डिजॉल्व करते वक्त कभी कभी उसको हीट देनी भी पड़ जाती है, तो और हीट रिलीज भी हो सकती है। इसलिए जो रिवर्स प्रोसेस है मीन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, इट मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, है ना। जनरली क्या होता है? जनरली एंडोथर्मिक, है ना। बट ध्यान रखना कि एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, होता है जनरली एंडोथर्मिक। ठीक है, हाँ बिल्कुल। निगेटिव होता है ना एक्सोथर्मिक का, एनर्जी रिलीज है तो डेल्टा एच निगेटिव होता है। रिवर्स प्रोसेस में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बट न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक ही होता है, एसिड बेस अगर मिला दिया जाए। इरेज कर दूं? यस 32 यस सर। 42 तो नहीं सुन लिया। अभी थोड़ी देर में आप समझ जाओगे कि हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले किस सॉल्ट के बारे में? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा समझना पहले बच्चों ना, एनसीईआरटी में इनकी
डायरेक्ट इक्वेशन दी है और एग्जाम में भी डायरेक्ट इक्वेशन में क्वेश्चन आ जाता है, बट कैसे आती है वो क्वेश्चन एक बार वो भी पता होना चाहिए। देखो ऐसा सॉल्व हमने लिया, ये है CH3CO है, अच्छे समझना फिर नोट करना है कि ये चीज़ें भी आपको समझ में नहीं आएंगी। CH3COONA है, ये सॉल्ट है, इसको आपने एक्वस में डिजॉल्व किया। अगर इस सॉल्ट की पीएच निकालनी है, मैंने बोल दिया कि इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। अब इसकी पीएच कैसे निकालें? पीएच निकालने के लिए हमको दो चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, या तो H+ आयन कंसंट्रेशन मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, OH आयन कंसंट्रेशन। अब कैसे मिलेगा? इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है, इससे जब इसको मैं डिजॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा बताइए जरा, CH3CO- और Na+। ये तो आपके माइंड में रहता है ना कि जब तक किसी सब्सटेंस को एक्वस में डिजॉल्व नहीं करेंगे वी कैन नॉट फाइंड पीएच। इतना क्लियर है ना? तो वाटर तो हमेशा मान के चलना है। तो ये आयंस मिल गए, CH3CO- और Na+ आयन। अभी तो कोई डाउट किसी को? इसके बाद क्या होता है, जो ये आयंस बनते हैं ना, ये आयंस हाइड्रोलाइज होते हैं वाटर से ना। वाटर से हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि वाटर का H+ और OH आयन में टूटना। तो क्या होता है कि CH3CO- जो बना है ये वाटर से हाइड्रोलाइज होता है। देखो एक नेचुरल सी बात है कि अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो CH3CO- के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करता है, वाटर के अपोजिट पोल से अट्रैक्ट होता है। वाटर डाइपोल है ना, पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर इसके पास आया और देखो ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये इससे क्या ले लेगा बताइए, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये इसने इससे क्या ले लिया, H+ आयन, और ये क्या बन गया, वीक एसिड CH3CO। जब किसी रिएक्शन में वीक एसिड बन जाता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा बचा क्या साथ में, OH-। अब मुझे आप भी बताओ, इसने H+ ले लिया तो यहाँ पर OH आयन बना जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये एसिटिक एसिड है, एसिड खुद क्या देता है, H+ आयन। क्या ये हाइड्रोक्साइड आयन इससे H+ नहीं ले सकता? क्या ले सकता है ना, और वापस ये बना सकता है, और ये फिर से इसे H+ लेकर के वापस बना सकता है। क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा टेम्परेचर पे? हाँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम मैंने बना दिया। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि Na+ का हमने क्यों नहीं लिखा? तो Na+ भी वाटर से अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन आप खुद ही अभी समझ जाओगे कि Na+ अगर वाटर से अट्रैक्ट हो तो क्या होगा, इससे क्या ले लेगा, OH आयन, तो क्या बना, NaOH। अब मुझे बताओ NaOH को मैंने किस में लिखवा रखा है, स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग। ये जैसे बनेगा, क्या वाटर में कभी भी NaOH के फॉर्म में रह सकता है, वैसे किस फॉर्म में रहेगा, आयंस के फॉर्म में। क्या दिया इसने तुरंत, Na+ एंड OH- आयन, और इसने फिर से H+ ले लिया, यही बन गया। ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग का पार्ट है, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है, NaOH तो हमेशा NaOH के फॉर्म में रहेगा, Na+ OH आयन के फॉर्म में। तो इस आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं करनी है, हाइड्रोलिसिस उसकी करनी है जो इक्विलिब्रियम फॉर्म कर सकता है, तो जो जो इक्विलिब्रियम फॉर्म कर सकता है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो बना सकता है। तो इसलिए यहाँ पर Na+ को बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस, मतलब ये देखता है कि क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस इसकी खुद की नहीं होती, जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर। कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अब ये देखो, अब मुझे बताओ, क्या आपको थोड़ा समझ में आया कि अब हम लोग अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो हम यहाँ से OH आयन की निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन, और OH आयन आ गया तो फिर H+ भी आ जाएगा, क्योंकि ऑलवेज 25 डिग्री सेल्सियस पे H+ आयन इंटू OH आयन इक्वल टू 10⁻14 होता है। क्लियर ना? तो अब आपको प्रोसेस तो पता चल गया कि कैसे करना है हमको। अब इसकी कंसंट्रेशन तो आपको दी होगी। अच्छा बताओ, अगर मैंने ये दे दिया कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है, तो बच्चों बताओ मुझे, सॉल्ट तो मैंने कहा था सभी कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन C है, बताओ इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, C अल्फा नहीं C। तो अगर इसका 1 मोल लेता हूँ तो ये 1 मोल ही तो बनेगा, सॉल्ट तो कंप्लीट डिसोसिएट होता है ना, बोलो कोई डाउट किसी को? तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, C से स्टार्ट करेंगे ना। अब बताओ अल्फा के मैं कैसे लिखूंगा इसको, C- C अल्फा, वाटर तो एक्सेस में है, ये क्या बनेगा, C अल्फा। क्या क्वेश्चन आप समझ नहीं, कि ऐसे तुम कर चुके हैं, राइट? हाँ। अब देखो राइट में अगर OH आता है तो हम इक्वेशन क्या लिखते थे, Kb, नहीं लिखते थे Kb, यहाँ पे आप Kb लिख सकते हो, लेकिन बुक में यहाँ पर KH मेंशन है। द रीजन बिहाइंड इट कि भाई ये हाइड्रोलिसिस को समझाने के लिए, अब तो Kb ऑल राइट है, कोई दिक्कत नहीं Kb लिखने में, ठीक है ना। तो KH देखो,
KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो क्या कैसे लिखोगे, दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस, राइट। कोई दिक्कत, तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये आ जाएगा आपका। इसकी वैल्यू क्या है, C अल्फा, इसकी वैल्यू क्या है, C अल्फा डिवाइड बाय इसकी वैल्यू क्या बच्चों, C माइनस C अल्फा। ठीक है, एक C कट जाएगा तो बचेगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। कोई अब नई बात इसमें नहीं है, इतना तो पहले भी करते आए हैं। कोई डाउट नहीं किसी को, बताओ, ठीक है ना एकदम, तो ना रहा है बस, चलो नहीं आ रहा है। अब देखो इस इक्वेशन में अगर मैं ये जो इक्वेशन है इसी में यहीं पर मैं एक्सप्रेस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे और एक्सप्रेस से डिवाइड कर दूं तो कुछ जाएगा आपको, बताओ कुछ जाएगा आपका, नहीं जाएगा ना, ठीक है ना। अब बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ ये क्या लिखा हुआ है, जरा बॉक्स को अच्छे से देखना है ना। ये क्या लिखा हुआ है, कोई बता देगा तो मैं समझ जाऊंगा, मैं ही गलत हूँ, ठीक है। अरे ये जो CH3COH अपॉन CH3CO माइनस और H प्लस लिखा हुआ है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन KC की जगह K लिख दो। याद करो अगर मैं CH3COH का जो BKC की पीएच निकलवाई थी मैंने, इसको जब एक्वस में डिसॉल्व किया था तो क्या मिला था, CH3CO माइनस और H प्लस, बोलो। और इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या लेते थे हम लोग, Ka, या इसको बोलते थे विशुद्ध कांस्टेंट ऑफ Kc। क्या मिला है, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। क्या कुछ इस तरह लिखा था मैंने, यस है नो। तो बताओ अगर मैं इसमें उसको इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, इसके लिए 1/k, वेरी गुड। तो KH इक्वल टू आ जाएगा 1/k। अब बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, KW, तो KW/Ka। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में KH नहीं देते वो लोग, KW हमेशा पता होता है। और अगर किसी सॉल्ट से वीक एसिड बनने वाला है तो उसकी K दे देंगे, किसी सॉल्ट से वीक बेस बनने वाला है तो उसकी K भी दे देंगे। अब बताओ KW डिवाइड बाई K इक्वल टू क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अल्फा आ गया। लेट की अल्फा लेस देन 1 हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया, KW/Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, रूट KW अपॉन Ka इंटू C। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा क्यों निकाला हमने, क्योंकि OH आयन क्या है इक्विलिब्रियम पे, C अल्फा। OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो C अल्फा के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ से निकाला था अल्फा, ठीक है। सब इधर उधर मैंने कर दिया है। इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से OH आना जाएगा और OH आने के बाद वहाँ से पीएच जाएगी। अब आपको ये अच्छा नहीं लग रहा हो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा है, अल्दो जो भी बता रहा हूँ वो सिंपल ही है, आप पढ़ चुके हो अपने तरीके ना, तो नोट करो जल्दी से।
देखो हमको फाइनली OH एन कितना मिला बच्चों, फाइनली हमको OH एन मिला था C अल्फा, और हमको क्या नाम अल्फा क्या मिला था बच्चों, अंडर रूट KW बाई K इंटू C नीचे था ना, इसको यहाँ पुट कर देंगे और C को क्या लिखूंगा, रूट C इंटू रूट C, तो क्या आ जाएगा रूट CKW अपॉन KA। अब इसके आगे सॉल्व करो चाहे ना करो, PS तो हमारा ये आ जाएगा, लेकिन बुक्स में इनकी इक्वेशन भी दी हुई है, तो इक्वेशन निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, लॉग OH एन ये हाफ पहले आ जाएगा, लॉग C लॉग KW लॉग KA, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो PH आ जाएगा, फिर 14 माइनस PH कर दो तो PH की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, बस ये कि वो टाइम पास हो जाएगा, इसको बस लॉग लेके सॉल्व करते रहो। तो इक्वेशन अच्छा बताओ, इसकी PH 7 से ज़्यादा आएगी 7 से कम आएगी, ज़्यादा आएगी, तो वो PH की इक्वेशन क्या आएगी फाइनली, कैसे आएगी मैं फिर से बताता हूँ, लॉग लोगे लॉग OH एन बनेगा, ये इसकी पावर हाफ है तो हाफ पहले आ जाएगा, लॉग m की पावर n, अंदर क्या बन जाएगा लॉग C लॉग KW माइनस लॉग KA, ये बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये PH हो जाएगा, और जहाँ पे लॉग KW था PKW और PK की जगह PK, सॉरी लॉग K की जगह क्या आ जाएगा PK। उसके बाद जब PH की इक्वेशन आ जाएगी, हमको इक्वेशन किसकी चाहिए, PH की PH की, तो PH क्या होता है 14 माइनस PH, ये जो भी PH की इक्वेशन आएगी यहाँ पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ, PH इक्वल टू, ये पता है 7 से ज़्यादा PH आएगी, तो PH इक्वल टू 7 प्लस हाफ PKA प्लस लॉग C। बताओ ये वैल्यू 7 से ज़्यादा है 7 से कम है, ये इसकी PH आएगी, और ये ऐसा नहीं कि आपको याद हो जाए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो ये इसकी PH की इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन एक बात ध्यान रखना तब आई है जब हमने वो अप्रोक्सीमेशन लिया है अल्फा इज लेस देन 1, समझे ना। एक बार जे क्वेश्चन आया था जिसमें कि ये इक्वेशन यूज ही नहीं करती, जो खाली वो इसमें जे में इतना फर्क हो जाता है कभी कभी वो भी कि वो इस तरह कभी डायरेक्ट इक्वेशन से कुछ नहीं पूछते हैं। अब इसी मतलब 20 से कि अल्फा कैसे निकालोगे, अब अल्फा निकालने का हमारे पास क्वालिटी तरीका भी तो है, इसे हमने क्या लिख दिया है बताओ, हम लोगों ने KH इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लिख दिया ना, और KH की वैल्यू क्या लिखी KW बाई K, हम C अल्फा स्क्वायर वो कभी नहीं करते हैं, वो क्या बोलते हैं C अल्फा स्क्वायर माइनस बाई अल्फा ही लिखो, अल्फा को उतना छोटा करते ही नहीं है, इस वजह से क्या होता है कि फिर क्वालिटी सॉल्व करनी पड़ जाती है, कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, कंसेप्ट वही है एकदम। चलो अब देखो अगर ये सॉल्व है, एक मिनट अभी बात नोट लेना, अगर बच्चों ये सॉल्ट है NH4Cl, मतलब इस सॉल्ट की pH 7 से कम होगी 7 से ज़्यादा होगी, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे निकालो 7 से कम तो होगा, इसकी pH इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब समझ जाओ डायरेक्टली, 7 इस बार 7 से कम तो 7 माइनस कर दिया हाफ, तो इसके हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, वीक एसिड या वीक बेस बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PKB और प्लस लॉग C, ये 7 से कम है 7 से ज़्यादा है, आगे डायरेक्ट इक्वेशन बार बार उसको ड्राइव करने की क्या जरूरत है, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कि NH4 नंबर 2 ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। बहुत ज़्यादा अच्छी है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, NH4Cl लिया मैंने, NH4Cl को मैंने एक्वस में डिजोल्व किया तो क्या मिला NH4 प्लस एंड Cl माइनस, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को। इसके बाद NH4 प्लस का क्या होगा बच्चों हाइड्रोलिसिस, क्या Cl माइनस का होगा हाइड्रोलिसिस, क्योंकि उससे HCl बन जाएगा, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NH4 प्लस रिएक्शन कराओ वाटर से, बताओ जरा वाटर का कौन सा पार्ट लेगा NH4 प्लस, OH आयन, वेरी नाइस, तो बन जाएगा NH4 OH और प्लस क्या है H प्लस आयन, ये क्या आ गया इक्विलिब्रियम, एक वीक बेस आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो ये भी तो C ही होगा, ये क्या बनेगा C माइनस C अल्फा, ये क्या मिलेगा C अल्फा और C अल्फा, डायरेक्टली H प्लस आ गया C अल्फा, बस वही प्रोसेस करना पड़ेगा, KH लिखोगे, यहाँ पर देखो यहाँ से अगर यहाँ पर OH आ रहा था CKW अपॉन K, यहाँ पे H प्लस क्या आ जाएगा CKW अपॉन K भी, आप कभी भी फुर्सत में देख करके देख लेना आ जाएगा, ठीक है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है ये यस सर, हाँ ये लिखा, ओह
बहुत मन से पढ़ रहे हो आप तुम। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, शाबाश कुशल, इतने तो चलेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया? एक मिनट जाओ, ये जो पीएच इक्वेशन लिखी इसी एनालॉजी से लिखना आसान है ना, बार बार पूरे डायरेक्शन करने का क्या फायदा है ना। तो देखो तीसरा, देखो यहीं पर देखो, अगर ऐसा कोई सॉल्ट है CH3CONA, अभी इसको भी अलग से बताऊंगा, CH3CONH4 सॉरी CH3COONH4, इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। इस कैसा सॉल्ट है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक एसिड और वीक बेस का। तो वीक एसिड वीक बेस में क्या आएगा? के भी आएगा और के भी आएगा। ऐसे सॉल्ट की पीएच 7 हो सकती है, 7 के आसपास ही होती है ना। अब थोड़ा सा अगर दोनों में फर्क हो गया तो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जरूरत हो ना है कि जितना वीक एसिड डिसोसिएट कर रहा है उतना ही वीक बेस डिसोसिएट करे, ऐसा कुछ जरूरी है क्या? नहीं है ना, इसलिए 7 के आसपास रहती है इसकी पीएच। देखो पीएच की इक्वेशन क्या आ जाएगी? 7। अच्छा बताओ, अगर वीक एसिड वीक बेस है तो उनके के और के बी में कॉम्पिटिशन होगा ना। अगर के ज़्यादा हुआ तो पीएच 7 से कम, के ज़्यादा मतलब क्या हुआ? एसिडिक ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू के बी, और के बी ज़्यादा हुआ तो बेस ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है। मैं यूँ ही तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ आएगा? मतलब के क्या मेजर करता है? के डायरेक्टली मेजर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, है ना। अगर वीक एसिड ज़्यादा डिसोसिएट कर रहा है मतलब उसका के ज़्यादा होगा। के क्या लिखते हो? अभी तुमने पहले लिखा था ना हमने, के वीक एसिड का ऊपर H+N होता है ना। हाँ तो देखो पीएच इक्वल टू, यहाँ पर प्लस ही लिख रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिशन किसके बीच में? के और के बी के बीच में, तो pKa माइनस pKb, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब तुमको जब तक यहाँ पर C क्यों नहीं आया तो मैं भी समझा दूंगा C क्यों नहीं आया, लेकिन इसकी पीएच इक्वेशन ये होगी 7 + ½ pKa माइनस pKb। अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है Kb से तो मतलब वीक एसिड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वीक बेस से, तो पीएच 7 से कम आएंगे, तो पीएच भी लेस देन 7। मैथमेटिकली इससे मत देखो, अब ऐसा है पीएच लेस देन 7, और के अगर केबी से ज़्यादा आ गया तो पीएच मोर देन 7, और के केबी के बराबर है तो 7। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? ये इक्वेशन है। अब मैं इसको वापस से इस तरह इक्वेशन लिख के समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो। बस यही 3 इक्वेशन थी, 100 वैल्यूज भी आपका हो गया लगभग। चैप्टर तो ये नहीं खत्म होगा 1 महीने तक, अगर उसको पढ़ाने लगते हो मन से। चैप्टर में भी बहुत कम किया हमने, बहुत कम। जब तू अल्फा यहाँ पुट करेगा ना और यहाँ पे सी है, इसी को रूट सी नहीं ले सकता है, एक रूट सी से एक रूट सी कट जाएगा, एक सी नोट हो गया, बता दो बात क्यों कर रहे हो?
बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था बातें करो। कम आएगी तो इस इक्वेशन से एनालॉजी लेकर इसको ड्राइव कर दिया है बस पूरी इक्वेशन। अब अगर आपको ये पता चले कि ये कैसे आया है उसके वजह से क्या दिक्कत है, और जो भी कहो मैं वापस पूरा ड्राइव कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो लास्ट वाले के बाद थोड़ा फिर समझाता हूँ, ठीक है ना? नोट कर लेते हैं सब लोगों ने। ये चीज़ें बार बार हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो एक बार तो पढ़ना पहले जरूरी है। आई फीडबैक जरूरी अभी तक का जो फीडबैक में रहता है, पहली बार बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलो, और अभी तो कम समझ में आने का रीजन एक और भी है क्योंकि रेगुलर नहीं है सब लोग, और रिकॉर्डिंग में इतना कुछ सही से मुझे तो लगता है कि करते हो या हो पाता होगा, इतनी रिकॉर्डिंग नहीं रहती है। CH3CO माइनस NH4 प्लस, इसको जब आप पेपर्स में डिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? CH3CO माइनस और NH4 प्लस, ये मिलेगा बच्चों। क्या इस बार दोनों पार्ट हाइड्रोलाइज होंगे? क्योंकि दोनों वीक पार्ट हैं, तो क्या होगा देखो, CH3CO माइनस NH4 प्लस वाटर इक्विलिब्रियम, ये क्या लेगा वाटर से? H प्लस है, और ये क्या लेगा वाटर से? OH है। क्या मिला? NH4OH। कोई डाउट नहीं किसी को? अच्छा, ठीक है। ये C माइनस C अल्फा है, अगर इसकी कंसिस्टेंसी C है तो ये क्या मिलेगा? C, ये क्या मिलेगा? C, तो C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा, और ये क्या मिलेगा? C अल्फा इंटू C अल्फा। जब इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट कुछ भी KH लिखो, K लिखो, तो कैसे लिखोगे बताओ? दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस इंटू दिस, तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाई C माइनस C अल्फा इंटू C माइनस C अल्फा। यहाँ से C कॉमन हुआ, यहाँ से C कॉमन हुआ, तो C स्क्वायर हो गया, ऊपर C स्क्वायर तो क्या बचा? अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्या इसके एक्सप्रेशन में कहीं भी C आ रहा है? इसलिए लास्ट इक्वेशन में क्या लिखा? C लिखा। कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट रहेगी इक्वेशन, ठीक है ना? मीन्स अगर आप 0.1 मोलर अमोनियम एसिड लेते हो और 0.2 मोलर अमोनियम एसिड लेते हो, पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? अब इसकी इक्वेशन याद करो, जो आपने वो लिखी थी ना कि OH की वैल्यू इसमें क्या आई थी? √CKW/KA, क्या आई थी ना? और H प्लस आयन की वैल्यू क्या आई थी? √CKW/KB। तो इसमें H प्लस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √CKW/KA इंटू KB। देखिए K इंटू KB हो जाएगा, सॉरी C हट जाएगा यहाँ से ना, KW/KA इंटू KB हो जाएगा। इस तरीके से
करके आप सोच सकते हो, ठीक है ना। वैसे इनके डेरिवेशन अगर कुछ नहीं आने जाने हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ मुझे, वी हैव 0.1 मोलर अमोनियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट लिख दिया मैंने 2 में से, अमोनियम एसीटेट गिवन है पीके ए इक्वल टू 4.78 और पीके बी जो है वो 4.76 है। फाइंड पीएच, इस इक्वल सॉल्यूशन की पीएच बताइए क्या होगी, बताओ। सही है, सही है एकदम। कर रहा हूँ मैं। बताना जरा जल्दी से, एक दो क्वेश्चन बताओ। 0.1 मोलर CH3CONA, इसकी पीएच बतानी है, गिवन है pKa ऑफ pKa गिवन है, तो क्योंकि ये बी कैसे बनाता है तो या तो Ka गिवन होगा या तो pK गिवन होगा। 4.76, तो इसकी पीएच क्या होगी, फाइंड पीएच। कैंसर है अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया, आपको कर लिया ना खुद से, मैं बताता हूँ, मैंने तो ध्यान ही दिया। इसके पहले क्वेश्चन क्या था, 0.1 मोलर था ना, 0.1 मोलर CH3CONH4 ये था ना बच्चों। पीके क्या गिवन था, मैंने क्या दिया था 4.78 और पीके भी क्या दिया था 4.76। तो अच्छा बताओ, जो सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस के बने होते हैं उसमें कंसंट्रेशन की कोई इंपॉर्टेंस है क्या, नहीं, उनकी इक्वेशन में कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो बस क्या लगा देंगे pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ, और यहाँ पे के में कॉम्बिनेशन है इसलिए pKa माइनस pKb आप कर सकते हो उसको। ये कितना आ जाएगा 7 प्लस हाफ, pK कितना किया बच्चों 4.78 माइनस pKb क्या था 4.76। अच्छा बताओ, बेस का pKb कम है और एसिड का pK ज़्यादा है, जिसका pKb कम है उसका Kb क्या होगा ज़्यादा, pKb इक्वल टू माइनस लॉग Kb होता है ना, तो इसका Kb ज़्यादा है और इसका Ka कम है, नहीं ना, और Ka कम है तो pH से क्या आना चाहिए 7 से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा डायबिटीज देख लो आप, 7 पॉइंट समथिंग आया था ना, 7.01, हाँ जो भी आ जाए 01 02 ओके, ठीक है 7.01 वेरी गुड। ना इसका भी बता दो क्या है 8.88, कितने 8 है इसके बाद 2 बस।
pH इक्वल टू, इसकी pH 7 से ज़्यादा है कि 7 से कम आएगी? ज़्यादा, क्योंकि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो 7 प्लस हाफ pKa माइनस log C, यही होगा ना? 7 प्लस हाफ pKa 4.76, 4 को पहले 7 बनाने की आदत ही हो गई, 4.76 प्लस log C कैसे सॉल्व करोगे? log 10 की पावर -1 आ जाएगा, log C कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? log ये C की वैल्यू क्या है? 0.1, 0.1 से 10 की पावर -1, यहाँ आ गया -1 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी है? 1, क्या बचा? -1, यहाँ पे आ गया -1, ठीक है? कितना आ जाएगा ये? 8.88, ठीक है ना? हो गया आंसर? देखो pH कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो आप, उसका रीजन है ना कि Kb पे डिपेंड हो रहा है ना, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाता है जितना। अब मान लो कोई एसिड डिसोसिएट नहीं हो रहा है, कोई एसिड डिसोसिएट नहीं हो रहा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है तो क्या फायदा है ना? इंडिपेंडेंट है ना वो, जितना H+। सोचो ध्यान से, अगर आप सॉल्ट ले लेते हो ज़्यादा, मान लो 0.2 ले लिया, तो उससे H+ भी उतना आ रहा है, OH भी तो उतना ही आ रहा है ना, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस है ना, तो न्यूट्रलाइज तो हो रहे हैं वो, देख दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो पहले मान लो H+ आया 0.1 और बेस आया 0.2, अब इसमें जो है आपने जो है ये इसके बाद ये 0.3 हो गया तो ये 0.4 हो गया, ज़्यादा डिफरेंस डबल है वही बना रहेगा, चाहे जितना सॉल्ट हुआ दोनों मल्टीप्लाई होगा। चलो अब अगर ऐसा सॉल्ट आ जाए, मान लो ऐसे दे दिया 0.01 मोलर CH3COO का होल ट्वाइस Ca, और इसकी pH गिवन है, pH क्यों गिवन है? pH पूछेगा, pKa इसकी है 4.78, ठीक है? तो बताओ इसकी pH क्या आएगी? एक बार इस सॉल्ट को पानी में डिजोल्व कर लेना बस, उसके बाद देख लो कि CH3COO कितना बना है, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना बचा बेटा? 7 आ गया क्या? ये सॉल्ट किस बेस से बनके बना है? CH का होल ट्वाइस और CH3COO से, तो पहले इसको पानी डिजोल्व करो, CH3COO का होल ट्वाइस Ca को जब आप 1% डिजोल्व करोगे तो CH3COO से कितने मोल्स मिलेंगे बताओ क्या? 2 CH3COO माइनस और Ca2+। तो बस इतना करना था कि अगर इस सॉल्ट का 0.0 होगा तो बेटा तो ये कितना मिलेगा? 0.02। हमको इसकी कंसंट्रेशन चाहिए ना, तो बस C की वैल्यू ये पुट करनी है, बाकी सब सेम है। और क्या करना था? pH की इक्वेशन क्या जाएगी? pH इक्वल 7 प्लस हाफ pKa कितना बेटा? 4.78 प्लस log C कितना आ जाएगा? 0.02, यानी कि 2/100। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना करना था। अब इतना सीरियस तो और बात देंगे, बस CH3COO दे दे, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, यहाँ पे बोल ट्राइस भी हो सकता है ना? नहीं समझ आएगा आप लोगों को? जिस पार्ट की हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हो उसकी कंसेप्शन देखना है। यहाँ पर 0.01 नहीं पुट करेंगे, वहाँ पर ऐसे गलत आ जाएगा। समझ गए ना आदित्य? ये हो गया आपकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो अब ये टॉपिक खत्म तो कर दिया मैंने, लेकिन सोचो सॉल्ट कितने हो सकते हैं? अभी तो हमने कई सॉल्ट लिए, केवल नॉर्मल सॉल्ट लिए हैं, और इसके बाद वाले सॉल्ट अगर लिए जाए कॉम्प्लीट सॉल्ट, ये कितना डिफिकल्ट हो सकता है। मान लो कि सॉल्ट के अंदर खुद पहले से H+ आयन है, मान लो कि सॉल्ट में ऐसा हो जाए कि 2 नेगेटिव हो जाए, कितने टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं? अभी PO4 थीमाइस के सॉल्ट मैंने लिया, हाइड्रोलिसिस नहीं लिया ना। PO4 थीमाइस में 3 इक्वेशन आ जाएंगे, एक बार वाटर लेगा तो HPO4 2 बनेगा, दोबारा फिर लेगा तो समझ लो कि ये टॉपिक कितना डिफिकल्ट हो सकता है। अभी तुमको इस
मैं बोलता रहता हूँ कि ये डिफिकल्ट है, अभी ऐसा कुछ हमने किया ही नहीं अभी तक। अभी तो वही कर रहे हैं जो हमको हमारे कोर्स में दे रखा है एनसीईआरटी में जितना है, ये भी सब एनसीईआरटी में हटा दिया कि अलग बात है, ठीक है ना। अब ऐसे सॉल्ट कैसे नहीं की मैंने, इसे 0.1 मोलर NaSO3 आ जाए, ये सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, इस सॉल्ट पर कुछ बात है एसिडिक सॉल्ट, लेकिन इसका एक नाम और दिया था एमपी प्रोटिक आयन। इसमें आयन कैसा है, एमपी प्रोटिक, यानी कि H+ दे सकता है और H+ ले भी सकता है। अब देखो अगर ऐसे सॉल्ट की जब करोगे हाइड्रोलिसिस तो ये क्या करेगा, ये वाटर से H+ आयन लेगा, ये बन गया इक्विलिब्रियम, क्या बना बच्चों, H2CO3, यहाँ पे क्या आ गया OH आयन, ये तो हो गया Kp। लेकिन इसको ये करने से किसने रोका बताओ जरा, ये फर्दर H+ आयन दे दे तो CO3 2- और यहाँ पे क्या जाएगा H+ आयन, ये भी तो सकता है, और CO3 2- बनाओ फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाए। कितनी सारी इक्वेशन बन सकती हैं। ऐसे सॉल्ट का डेरिवेशन कोई भी बातें हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ऐसे सॉल्ट की पीएच एक बार जेई में आ गया तो बस में इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन यूज होता है एमपी प्रोटिक सॉल्ट के लिए पीएच निकालने का। बिल्कुल देखो जब डिफिकल्ट हो तो चीज़ें बहुत सिंपल आती है, क्योंकि फिर पूरा पढ़ना नहीं पड़ता, लास्ट रिजल्ट पढ़ना पड़ता है। और इसका लास्ट रिजल्ट क्या है, लास्ट रिजल्ट ये है pKa1 + pKa2 / 2। बस ये कर दो, हमेशा इसमें जब क्वेश्चन कभी आएगा तो जेई के अलावा कहीं नहीं आएगा। और इसमें क्या होगा, हमेशा pK1 pK2 दिया होगा। एक इक्वेशन इसके लिए कोई हो गया। अगर मान लो किसी सब्सटेंस का Kb पता है तो क्या उसका K पता नहीं हो सकता, प्रूव नहीं कराते K × Kb = Kw। तो बेस का Kb होता है तो बेस का K भी हो सकता है, क्या अगर Kb × K = 10⁻14 ऑलवेज नहीं, 25 पे काम करना होता है ना हम लोग को। K जिसे H+ आयन × OH क्या होता है 10⁻14 किस टेम्परेचर पे 25 पे, वैसे K × Kb कितना होता है 10⁻14 किस टेम्परेचर पे 25 पर। तो इसलिए एमपी प्रोटीन के लिए K पीके डायरेक्टली K1 होगा / 2 कर दो pH।